हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से। उम्मीद करूँगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आएंगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। इसी के साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत के इतिहास की सभी वीडियोस आपको क्रमिक रूप से मिलती रहेंगी। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला की आज हम शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। लेकिन प्रागैतिहासिक काल की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत बातें इतिहास विषय के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास के अर्थ को। तो इतिहास जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, यानी कि इतिहास के अंतर्गत हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो आवश्यक रूप से अतीत में घटित हुई होती हैं। और इतिहास के अंतर्गत हम अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी जो बातें बीत चुकी हैं उनका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और ये जो अध्ययन किया जाता है ये मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों के आधार पे किया जाता है। मानव उस समय में जो भी क्रियाकलाप करता था, जिस तरह की चीज़ें वो यूज़ करता था, जो उसका धार्मिक आधार था, जो वो संस्कृति उस समय पे मानव की थी, उन सब के आधार पे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब हम जानेंगे इतिहास के जनक के बारे में। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। बेसिकली ये यूनान से थे, ये एक यूनानी थे। इनका जो जीवन काल है वो 484 से लेके 420 बीसी तक माना गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन्हें 5वीं सदी का माना जाता है। ये 5वीं सदी से थे। हेरोडोटस इतिहास के जनक ये यूनान से थे और इनका जो जीवन काल है वो 5वीं सदी का है। अब हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अब जो इन्होंने इतिहास का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक के माध्यम से, उसकी विषय वस्तु इन्होंने रखा है युद्ध और व्यापार को। यानी उस समय पे हेरोडोटस के समय पे जो युद्ध हुए और जो व्यापार थे उसके आधार पे इन्होंने इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये तो थी कुछ बातें इतिहास के विषय में। अब हम आगे जानते हैं कि स्रोतों के आधार पे इतिहास का वर्गीकरण विद्वानों ने किस प्रकार से किया है। क्योंकि जब इतिहास का अध्ययन किया जाता है या हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं या हम कहीं से कोई भी जानकारी को प्राप्त करते हैं इतिहास से संबंधित, तो वो किसी न किसी पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत पर आधारित होती है। तो देखते हैं कितने भागों में विद्वानों द्वारा इतिहास को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला है इसमें प्रागैतिहासिक काल, फिर है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यानी कि विद्वानों द्वारा स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो 25 लाख बीसी से लेके 3000 बीसी तक माना गया है। आद्य ऐतिहासिक काल का समय 3000 बीसी से लेके 600 बीसी तक माना गया है। और ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है वो 600 बीसी से लेके 1947 एडी तक, यानी कि जब तक हमारा भारत आज़ाद हुआ तब तक ऐतिहासिक काल का समय माना जाता है। तो आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। मानव का विकास समान या लगातार रूप से नहीं हुआ है, ये एक क्रमिक प्रक्रिया रही है मानव के विकास की। तो मानव के विकास की उस कहानी को इतिहास कहते हैं जिसका हमारे पास कोई लिखित विवरण प्राप्त होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात पे ध्यान देंगे, मानव के विकास की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जहाँ का कि हमारे पास कोई लिखित विवरण होता है। लेकिन लिखित विवरण से पहले, जब तक मानव ने लिखना नहीं सीखा था, उसे लिखित भाषा का ज्ञान नहीं था, उससे पहले भी मानव इस धरती पे लाखों वर्ष पूर्व अपना जीवन बिता चुका था। तो इतना सुदूर, इतना लंबा, इतना एक लंबा कालखंड जो है जहाँ पे कि हमें कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ी जानकारी प्रागैतिहासिक काल के विषय में प्राप्त करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है।
इसका जो अध्ययन है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे किया जाता है। अब कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें प्राप्त होते हैं? इसमें मानव के कंकाल हो सकते हैं, मानव द्वारा उपयोग किए गए मृदभांड हो सकते हैं। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, या पाषाण के औजार हो सकते हैं, पत्थरों से बने हुए औजार हो सकते हैं, या उस समय का मानव जिन चीज़ों का यूज़ करता था या जो उसने छोटे छोटे अपने लिए आविष्कार किए थे, उन सब बातों से जो हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, उसी के आधार पे हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है और यहाँ पे सिर्फ अध्ययन किया जाता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पाषाण काल का और ताम्र पाषाण काल का। तो प्रागैतिहासिक काल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रागैतिहासिक काल जब मानव के पास कोई लिखित भाषा नहीं थी या हमें उस समय के कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल में हम सिर्फ जो अध्ययन करते हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे अध्ययन किया जाता है। इस काल के अंतर्गत हम पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ। तो आइए जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। कालखंड आपके सामने है, 3000 बीसी से लेके 600 बीसी तक आद्य ऐतिहासिक काल का कालखंड है। इसमें हमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन उसे विद्वानों द्वारा नहीं पढ़ा गया है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। एक ऐसा समय जबकि हमें जहाँ पे लिखित साहित्य भी प्राप्त हुआ है, यानी लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, और पुरातात्विक और साथ में पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित सामग्री को पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे समय को हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं, या बर्तनों पे या वहाँ की जो मुद्रा थी उस पे जो लिपि लिखी गई है, उसे आज तक विद्वान नहीं समझ पाए हैं, उसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और इसी युग को, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसी युग को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय पे मानव ने कांस्य का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो इस सब के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 600 बीसी से लेके 1947 एडी तक माना गया है। तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहेंगे उस समय को जबकि हमें लिखित प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं और उसे पढ़ा भी जा चुका है, जैसे कि भोजपत्र है, अभिलेख है, और वैदिक सभ्यता के समय के जो वेद हैं, तो इन सबको समझ भी पाए हैं और इन्हें पढ़ भी पाए हैं, और यहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा युग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वैदिक सभ्यता का, महाजनपद काल का, जैन काल, बौद्ध काल, और आगे चलते चलते जो भी है, जब तक हमने आज़ादी को प्राप्त किया था तब तक के समस्त जितना भी समय रहा है उसका अध्ययन हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। तो आइए अब जानते हैं बातें थोड़ी प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो भारतीय जो प्रागैतिहासिक काल है उसको उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में रायचूर जिला में लिंगसुगुर नामक स्थान पे इन्होंने प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। डॉक्टर प्राइमरोज ने भारत पाषाण कालीन बस्तियों का अन्वेषण किया था रॉबर्ट्स बूस फ्रूट ने। मानव एक स्तनपायी जीव है जिसे प्राइमेट कहा जाता है। मानव जैसा प्राणी होमिनिड्स सर्वप्रथम अफ्रीका में पाया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है मानव जैसे प्राणी सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे, तो वो अफ्रीका में पाए गए थे। पुरा पाषाण काल के अस्थिपंजर भारत में नहीं मिले हैं। किस काल के अस्थिपंजर? प्रागैतिहासिक काल के किस समय के अस्थिपंजर भारत में नहीं मिले हैं? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, और पाषाण काल भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन तीनों कालों में सिर्फ पुरा पाषाण काल के जो अस्थिपंजर हैं वो भारत में नहीं मिले हैं।
सबसे पहला वानर मानव जो सीधा चलता था, जिसे कि विद्वानों द्वारा ऑस्ट्रेलोपिथिकस की संज्ञा दी गई थी, तो ये मानव था जो सीधा चलता था और ये अफ्रीका में पाया गया था। इसकी एक उपजाति हुआ करती थी जिनजैंथ्रोपस, जो औजार बनाती थी। पहला वानर मानव जो सीधा चलता था उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि अफ्रीका में पाया गया था, और इसकी एक उपजाति थी जिनजैंथ्रोपस जो औजार बनाती थी। अब आदि मानव ने औजार बनाना भी सीख लिया था, तो ये जो उपजाति है इसे उस समय का नेता कहा जाता था, क्योंकि ये अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, एक आविष्कार उन्होंने किया था औजार बनाने का। एशिया में जावा से अस्थियां मिली हैं, जिसे कि जावा मानव का नाम दिया गया। जर्मनी की नियंडर घाटी से कुछ अस्थियां प्राप्त हुई हैं, जिसे कि नियंडर मानव कहा गया। नियंडर मानव के विषय में कहा जाता है, या वहाँ से जो और हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए थे, कुछ कंकाल प्राप्त हुए थे, तो नियंडर मानव के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है, तो ये जो मानव था ये मृतकों का आदर करता था, यानी जब कोई मर जाता था तो वो उसको दफनाता था, उसके साथ पूजा की सामग्रियों को दफनाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो मानव है ये थोड़ा थोड़ा धार्मिक होना शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं इसका धर्म में विश्वास था, या पुनर्जन्म में विश्वास करता था, या ये परलोक का जो जीवन था ये उसमें इसकी आस्था शुरू हो गई थी। उम्मीद करूंगी ये जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं पाषाण काल की तरफ। मानव के द्वारा उपयोग किए गए औजारों के आधार पर, उसके स्वरूपों के आधार पर और जलवायु में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। तो चलिए पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं को समझते हैं। इतिहासकारों द्वारा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद सबसे आखिरी में है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो कालखंड माना गया है वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना गया है। मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है वो 8,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक माना गया है, और जो नव पाषाण काल है उसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 4,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक इसका समय निर्धारित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे पुरा पाषाण काल के बारे में, और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है। वैसे तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाषाण काल के जो 3 विभाजन है वो यहाँ पे आपके सामने हैं, और यहाँ पे पुरा पाषाण काल को भी दोबारा से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल के 3 भाग हैं, पुरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं। तो पुरा पाषाण के जो 3 भाग हैं उसको जानते हैं, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो पूर्व पुरा पाषाण काल का जो समय निर्धारित किया गया है इतिहासकारों द्वारा वो 25 लाख बीसी से लेके 9 लाख बीसी तक निर्धारित किया गया है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में मानव ने सबसे लंबा समय कहाँ व्यतीत किया था? तो सबसे लंबा समय मानव ने पुरा पाषाण काल में व्यतीत किया था। पुरा पाषाण काल के अंदर भी मानव ने पूर्व पुरा पाषाण काल में अपना सबसे लंबा समय बिताया है। अब पूर्व पुरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें जान लेते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। अब ये चापर चापिंग पेबुल संस्कृति उस समय की एक महत्वपूर्ण संस्कृति हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो ये पेबुल है, ये जो शब्द उपयोग किया गया है पेबुल, ये एक तरह का पत्थर हुआ करता था, यानी प्राकृतिक रूप से निर्मित ये पत्थर था। नदियों के जल के घर्षण के कारण ये एक गोल आकृति का पत्थर बन जाता था, जिसे कि पेबुल नाम दिया गया। इस पत्थर पे अगर एक तरफ से चोट मार के उसको नुकीला किया जाता था तो उससे चापर नामक औजार निर्मित होता था, यानी उस औजार को चापर कहा जाता था। और अगर इसी गोल आकृति के ये जो पत्थर है पेबुल, इस पे दोनों तरफ से चोट मार के किसी औजार का निर्माण किया जाता था तो वो चापिंग कहलाता था। यानी कि गोल आकृति का जो प्राकृतिक रूप से निर्मित पत्थर है उस पे अगर एक तरफ से चोट मार के उसको नुकीला किया जाए तो वो चापर कहलाएगा। उसी पत्थर पे अगर दोनों तरफ से चोट मार के उसको नुकीला कर लिया जाता था तो वो चापिंग कहलाता था। और ये जो संस्कृति है ये चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब अगला है हैंड एक्स संस्कृति।
इस समय में हैंड एक्स यानी हाथ से बनाई हुई कुल्हाड़ी के भी प्रमाण मिले हैं, तो इसलिए इसे हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मानव के पास कोई स्थायी निवास नहीं था, यानी मानव खुले में रहता था। उसने अपना निवास स्थान बनाया पर्वत की कंदराओं को, जो गुफाएं होती हैं उनको, या गर्त आवास यानी ज़मीन में गड्ढे खोद के उसने अपना आवास बनाया, लेकिन वो एक जगह पे स्थायी रूप से जीवन यापन नहीं करता था। उसे कृषि का ज्ञान नहीं था पुरा पाषाण काल के मानव को, और वो पशुपालन के विषय में भी उसको कोई जानकारी नहीं थी। अब जो पूर्व पुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं वो कश्मीरी घाटी है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से कि हमें पूर्व पुरा पाषाण काल के मानव के जो अवशेष है वो हमें प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की तरफ। मध्य पुरा पाषाण काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो 9 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक निर्धारित किया गया है। अब ये जो संस्कृति है, मध्य पुरा पाषाण काल की जो संस्कृति है, इसे फलक संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इस समय पे जो मानव ने जिन औजारों का निर्माण शुरू किया था वो ब्लेड स्क्रैपर या उनमें फलकों की संख्या अधिक होती थी। फलक या ब्लेड स्क्रैपर किस्म के इनके औजार हुआ करते थे, इसलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मानव के पास यहाँ भी कोई स्थायी निवास नहीं हुआ करता था, लेकिन मानव की यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने यहाँ पे आग का आविष्कार कर लिया था। मध्य पुरा पाषाण काल में आके मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ आग का आविष्कार किया था, वो अभी भी आग के उपयोग से अनजान था। कृषि और पशुपालन का मानव को यहाँ पे भी ज्ञान नहीं था। भाषा का विकास हो चुका था, हालांकि इसके बारे में विद्वान एकमत नहीं है। रामशरण शर्मा के अनुसार उनका कहना है कि इस काल में मानव ने भाषा का विकास कर लिया था, तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मानव की। और इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से हमें मध्य पुरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं वो है महाराष्ट्र, राजस्थान, कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन स्थानों से हमें मध्य पुरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की तरफ। तो उच्च पुरा पाषाण काल की अपनी अलग विशेषताएं हैं। इसमें क्या है, इसका सबसे पहले जो समय निर्धारण है वो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक इतिहासकारों द्वारा निर्धारित किया गया है। अब यहाँ की जो विशेषताएं हैं उच्च पुरा पाषाण काल की, उसमें उच्च कोटि के औजार थे। मानव के जो औजार थे, एक तो वो ब्लेड प्रधान हुआ करते थे और दूसरा वो बहुत ही उच्च कोटि के थे। इसीलिए ये जो काल है वो इससे अलग करता है, यानी कि हर काल की अपनी एक विशेषता होती है जो कि उसे पहले वाले समय से अलग करता है। तो उच्च पुरा पाषाण काल की भी अपनी कुछ अलग विशेषताएं थी, मानव की कुछ उपलब्धियां थी, जिस कारण इतिहासकारों ने इसे एक अलग काल की या एक अलग समय की संज्ञा दी है। तो जो औजार थे वो ब्लेड प्रधान थे। चकमक उद्योग की स्थापना हो चुकी थी। आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उदय हो चुका था, यानी कि जो आधुनिक मानव हम लोग हैं होमोसैपियंस, इसका उदय माना जाता है उच्च पुरा पाषाण काल में। मानव ने स्थायी निवास सीख लिया था। अब मानव जो है इधर उधर घूम के अस्थायी जीवन नहीं बिताता था, उसने एक जगह पे रह के अपना जीवन यापन करना सीख लिया था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से नीले पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। नीले पाषाण खंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आंध्र के वेटम चेरल्ला से हड्डियों के औजार हमें प्राप्त होते हैं उच्च पुरा पाषाण काल के। तो पूर्व पुरा पाषाण काल और उसकी विशेषताएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल का समय 8000 बीसी से 4000 बीसी तक माना गया है। अब यहाँ का जो काल है, ये जो समय है, इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जो हथियार थे, पुरा पाषाण काल में मानव जिन हथियारों का यूज़ किया करता था वो बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव ने उन हथियारों का जो आकार है उसको छोटा कर लिया था। अब जो छोटे हथियार हैं वो पकड़ने में आसान होते थे, उनका वजन भी कम होता था और आदि मानव उन्हें आसानी से उपयोग कर पाता था। तो अब आगे देखते हैं
तो इसकी विशेषता है छोटे हथियार। इसकी खोज की थी 1857 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। अब ये जो मानव है, मध्य पाषाण काल का जो मानव था, ये अंत्योष्टि संस्कार करता था। अंत्योष्टि संस्कार मतलब ये जब कोई मर जाता था तो उसे दफनाता था, उसके साथ पूजा की सामग्रियों को दफनाता था। तो इस तरह से वो अंत्योष्टि संस्कार के भी हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। अब यहाँ से हमें मृदभांड भी मिले हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। मानव ने यानी मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू कर दिया था। मानव पशुपालन भी करना यहाँ से मानव ने शुरू कर दिया था। मानव के द्वारा जो सबसे पहला पशु पाला गया था वो था कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में उसको पाला था। भारत में मानव के अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हमने जाना था कि पूरा पाषाण काल के मानव के अस्थिपंजर भारत में नहीं मिले थे। तो भारत में मानव के जो अस्थिपंजर हैं वो किस काल से मिलना शुरू हुए हैं? तो वो मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हुए हैं। इसीलिए विद्वान इस बात को लेके सहमत हैं, इस बात को लेके एकमत हैं सभी विद्वान कि मानव का जो उदय है वो पहले अफ्रीका में हुआ था और उसके बाद मानव ने भारत में प्रवेश किया। क्योंकि मानव था वो पहले स्थायी जीवन तो बिताता नहीं था, वो एक स्थान पर रहता था, वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर लेता था, जानवरों को मारकर खा जाता था, जो फल पेड़ पौधे होते थे उनका उपयोग कर लेता था। और नदियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे कि लगातार पानी नहीं बहता, वर्ष के 12 महीने उन नदियों में पानी नहीं रहता, कुछ मौसमी नदियाँ होती हैं। तो जब उसको इन सब चीज़ों का वो यूज़ कर लेता था, इन्हें ख़त्म कर देता था, तो वो दूसरी जगह पे जाके अपना जीवन यापन शुरू कर देता था। तो इस तरह से करते करते मानव जो है मध्य पाषाण काल के आते आते उसने भारत में प्रवेश किया। हमें बागौर में कोठारी नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका उदाहरण हमें बागौर में कोठारी नदी के तट पर प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से समाधि स्थल प्राप्त हुए हैं और इन समाधि स्थलों की विशेषता है कि यहाँ पे जो शवों का सिर था वो पश्चिम की ओर और पैरों को पूर्व की ओर करके शवों को दफनाया गया है। अब इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं मध्य पाषाण काल के, वो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। इन स्थानों से हमें मध्य पाषाण काल की विशेषताओं का पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं नव पाषाण काल की तरफ। तो नव पाषाण काल का जो समय है वो 4000 BC से 1000 BC तक माना गया है। यहाँ पे मानव का जो महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि थी वो ये थी कि मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और गेहूं उगाना शुरू कर दिया था और जौ उगाने के भी वहाँ से हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब मेहरगढ़ के पाकिस्तान से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, किस स्थान से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं मेहरगढ़, पाकिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थान से। और ये किस काल में मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया था? तो नव पाषाण काल में। अब आगे बढ़ते हैं तो मानव मृदभांड भी बनाता था, मिट्टी के बर्तन, जैसा कि उसने मध्य पाषाण काल से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ तक नव पाषाण काल में पहुँचते पहुँचते मिट्टी के जो बर्तन थे वो उच्च कोटि के यानी और अच्छी तकनीक से वो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने लगे थे। पहिए का आविष्कार हो गया था। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था, क्योंकि पहिए के आविष्कार से ही आगे चल के यातायात के साधनों का विकास हुआ और इससे मानव का जीवन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। उसे भारी भरकम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ही आसानी हुई। मानव आवास बना के रहने लगा था, यानी मानव एक जगह पे अपना घर बना के रहने लगा था, क्योंकि उसने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था। अब कृषि कार्य जो करेगा वो एक स्थान पे स्थायी निवास उसको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फसल को बोने से लेके उसके कटने तक उसे इंतज़ार करना होगा और इतने लंबे इंतज़ार के लिए उसको स्थायी निवास तो करना ही था। तो इसलिए मानव आवास बना के रहने लगा। मानव पशुपालन करता था। जैसा कि हमने देखा, मानव के द्वारा पहला जो पशु पाला गया था वो कुत्ता था, लेकिन धीरे धीरे करके मानव जो है पशुओं से परिचित होने लगा और उसने पशुओं को अधिक से अधिक पशुओं को पालना शुरू कर दिया।
मानव ने वस्त्र निर्माण भी सीख लिया था नवपाषाण काल में आके। इससे पहले मानव अपने शरीर को जानवरों की खाल से और पेड़ के पत्तों से ढका करता था, लेकिन अब उसने थोड़ा और तरक्की कर ली थी, तो वस्त्रों के निर्माण से मतलब वस्त्रों के द्वारा वो अपने शरीर को ढका करता था। आग का उपयोग, अब इनकी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इन्होंने आग का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इससे पहले हमने देखा था कि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में भी जो मध्य पुरापाषाण काल है वहाँ पे मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन वो आग के उपयोग से अनजान था। अब आग का उपयोग उसने नवपाषाण काल में शुरू किया। तो वो किन किन कारणों के लिए आग का उपयोग करता था? एक तो वो भोजन को पका के खाना उसने शुरू कर दिया, दूसरा अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता था आग के उपयोग से, और जंगली जानवरों को डराने के लिए भी आग का उपयोग किया जाता था। ताम्रपाषाण काल, अब नवपाषाण काल का जो उच्चतम बिंदु था, जब नवपाषाण काल का पतन होना शुरू हो गया था, तो वहाँ से ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके मानव ने एक ऐसी धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया था जिसका नाम था तांबा। तांबा मानव के द्वारा उपयोग की गई सर्वप्रथम धातु है। तो यहाँ से मानव तांबे का उपयोग भी करता था और साथ साथ वो पत्थर के औजारों का उपयोग भी करता था। इसलिए ये जो संस्कृति थी ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जैसे कि कोई भी संस्कृति होती है, कोई भी सभ्यता होती है, वो धीरे धीरे उसका जो है उदय होता है, फिर वो अपने वेग में आगे बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है जबकि वो अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है और वहां पे पहुंच के उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही नवपाषाण काल का पतन और ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ साथ साथ माना जाता है। अब यहाँ से मनोरंजन, ये जो मानव था नवपाषाण काल का, ये मनोरंजन भी किया करता था। ये नृत्य गान करता था और ये आखेट करता था, यानी जानवरों का शिकार करता था। और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है भीमबेटका के चित्रों से। वहाँ की गुफाओं से बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं और जिससे पता चलता है कि मानव मनोरंजन भी किया करता था। अब नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मेहरगढ़ और बिहार का चिरांद नामक स्थान ये महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ से कि नवपाषाण काल की जानकारी या पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी जानकारी पाषाण काल के विषय में थी। उम्मीद करूँगी ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में हम करेंगे ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की हम डिटेल से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।